वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं और ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 पर आधारित है। इसमें आधारभूत लोकतंत्र के बारे में बुक्स में ये डिस्कशन दिया गया है। इसका शीर्षक है शासन, और इस हमारे लेक्चर में हम शासन क्या होता है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार के कितने अंग होते हैं और सरकार के विभिन्न अंगों के क्या रोल होते हैं, क्या उनकी भूमिकाएं होती हैं, आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स या उदाहरण दिए गए हैं, कुछ तथ्य या कुछ टर्म भी दिए गए हैं, हम उनका भी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद की जीवनी से संबंधित एक उसमें डिस्कशन दिया गया है, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जीवनी थी वो कैसे हम युवाओं के लिए वो एक मार्गदर्शन है, और शासन में उनकी क्या उपयोगिता है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुक्स का जो ओपनिंग चैप्टर है उसमें महाभारत का एक श्लोक दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि शासन जो है वो धर्म पर आधारित होता है, यानी धर्म रक्षति रक्षित, जिसका भावार्थ है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ऐसे ही कुछ विचार पाश्चात्य ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका मूल भाव है शासन, शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि जो किसी क्षेत्र के भूभाग में रहने वाले लोग हैं उनको रहने में कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो। शासन का केवल रूल करना नहीं है, शासन का अर्थ ऐसे नियमों कानूनों को बनाना जो लोगों के हित में हो, जो लोगों के विकास, लोगों के आगे बढ़ने में सहायता करे। हालांकि ये बहुत एक प्राचीन कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ डेवलप होता है, और बीच बीच में अपने अनुभवों को लेकर सरकारें अपने शासन के मॉडल्स को चेंज करते रहती हैं। आप जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इन विभिन्न जो परिवर्तन हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा जो टॉपिक है, उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं हम लोग केवल वहीं तक सीमित रहेंगे। शासन दैट इज गवर्नेंस जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे लोगों के जीवन शैली से होता है। लोगों को व्यवस्थित करना, विभिन्न समुदाय एक क्षेत्र में, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और विभिन्न भाषा शैली, जीवन शैली के लोग यहाँ रहते हैं। सबको एक नियम, एक कानून में बांध कर रखना, समाज को आगे बढ़ाना, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शासन इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब सवाल है कि ये गवर्नेंस या शासन चलाता कौन है। तो जो संस्था, लोगों का जो समूह जो इस शासन को चलाती है, शासन से संबंधित नियम बनाती है, उसे गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं। सरकार हम लोगों के ही बीच के लोगों से ही बनती है, सरकारें कहीं अलग से बनकर नहीं आती हैं। ये हम और आप जो संसद में या राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उनके माध्यम से सरकारों का गठन होता है। और इस बुक में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर शासन के, सरकार के अंग बनते हैं, या आप इन्हें सरकार की शाखाएं कह सकते हैं, या आप इन्हें सरकार के अंग कह सकते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, इनके कार्य क्या है। विधायिका उन प्रतिनिधियों का समूह होता है जो कानून बनाती है। जैसे आपने संसद का नाम सुना होगा, भारत में पार्लियामेंट, संसद क्या है, विधान, हमारा जो संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये विधायिका है। तो विधायिका में जो लोग होते हैं वो कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब जब कानून बन जाता है तो उसको आगे इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है।
तो जो सरकार का दूसरा अंग यानी कार्यपालिका इन कानूनों को आगे लागू करने का कार्य करती है। अर्थात कार्यपालिका उस समूह को कहते हैं या सरकार के अधिकारियों के उस समूह को कहते हैं जो नियमों को, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को आगे इम्प्लीमेंट करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और तमाम नौकरशाहों का समूह शामिल होता है। अगला बॉडी, सरकार का अगला अंग न्यायपालिका है। न्यायपालिका जैसा नाम से ही आप परिचित होंगे कि इसका कार्य न्याय प्रदान करना है, पर न्यायपालिका इससे आगे बढ़ के भी काम करती है। अर्थात सरकार का वह अंग जो यह देखता है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है या जिस कानून को कार्यपालिका ने आगे लागू किया है वह कितना सही है, कितना उचित है या संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अगर न्यायपालिका को यह लगता है कि कोई कानून जिसे विधायिका ने बनाया है उसमें कहीं कोई त्रुटि है, कोई दोष है, या वह लोगों के मौलिक अधिकारों से अलग है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकती है। यह शक्ति भी उसे संविधान आदि से प्राप्त होता है। संविधान क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये शासन, ये 3 अंग हैं और तीनों अंगों का मुख्य कार्य यही है। यानी विधायिका का काम है विधान बनाना यानी कानून बनाना, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है, और कानून कितना तर्कसंगत है, कहीं उसमें कोई दोष त्रुटि तो नहीं है, वैलिड कितना है, संवैधानिक रूप से वह कितना मजबूत है, कितना सशक्त है, कितना सटीक है, इसको चेक करने का काम न्यायपालिका करती है। इसी से एक जुड़ा हुआ संकल्पना है शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर शासन का एक प्रमुख सिद्धांत है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि शासन के 3 अंग होते हैं, तो इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब सवाल है कि शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता है। अगर तीनों संस्थाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाए तो बहुत संभव है कि जो संस्था शक्तिशाली होगी वो दूसरे के कार्यों को ओवरलैप कर ले या दूसरे के कार्यों पर हस्तक्षेप करने लगे, तो कहीं कोई एक संस्थान, एक अंग दूसरे अंग के कार्यों का अतिक्रमण न करे, दूसरे के कार्यों में कोई बाधा न डाले। इसलिए जो सरकारें बनती हैं वो पृथक्करण के सिद्धांतों को लागू करती हैं और तीनों अंगों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आपका कार्य क्षेत्र यहाँ तक है, आपका ये है और आपका ये है। और तीनों संस्थाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र के दायरे में रहकर अपना कार्य भी करती हैं और प्लस एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करती है। इसे चेक एंड बैलेंस का भी सिद्धांत कहते हैं और ये सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, न्यायपालिका यह देखती है कि कार्यपालिका या विधायिका जो काम कर रहे हैं वो लोगों के मौलिक अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना जिससे किसी खास वर्ग के का हितों की पूर्ति नहीं हो रही है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो न्यायपालिका वहाँ की एक्टिव हो जाती है और कानून के उस प्रावधानों को वह निरस्त कर देती है जिससे किसी खास समूह, समुदाय, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या किसी अन्य अधिकारों का हनन होता रहे। तो ये चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है, ये सरकारें, ये शासन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और दुनिया भर के सरकारें इस संकल्पना के साथ काम करती हैं और ये बहुत जरूरी भी है। अगर ये चीजें ना हो, संतुलन ना हो, नियम कानून ना हो, तो कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, न कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, न कोई और व्यक्ति है जो ट्रैफिक को मैनेज करे। तो ये स्थिति बिल्कुल एक कैओस की स्थिति बन जाती है। यानी अगर कहीं नियम ना हो, कोई कानून ना हो, तो हर व्यक्ति, हर गाड़ी चाहेगा कि पहले वो क्रॉस कर जाए, पहले वो पार कर जाए और इससे एक्सीडेंट, दुर्घटना, दंगा फसाद जैसे सिचुएशंस उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शासन में नियमों का होना बहुत जरूरी है और हर एक नियम, हर एक कानून अपने अपने दायरे में रहकर
विभिन्न अंगों को उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चर्चा में आगे हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि सरकार के कितने स्तर होते हैं, और ये भी इसी बुक का पार्ट है जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि सरकारें 2 या 3 स्तरों की होती हैं। नॉर्मल आमतौर पर सरकारें केंद्र और राज्य स्तर पर अपना काम करती हैं, लेकिन भारत जैसे देश में या दुनिया में कुछ और भी देश हैं जहां पर लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट काम करती है। अर्थात आप इसे ऐसे समझिए कि सरकार के 3 स्तर होते हैं। केंद्र स्तर, केंद्रीय स्तर पर सरकार जिसे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट की होती है जिसे राज्य सरकार हम कहते हैं। और तीसरी सरकार स्थानीय स्तरों पर होती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटी आदि। अब ये तीनों स्तरों की सरकारों के गठन, कार्य करने की शैली और उनके अपने अपने संवैधानिक प्रावधान और दायरे हैं। केंद्र सरकार जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वह नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दों पर कानून बनाती है या उसका परिचालन ऑपरेशन करती है। अब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे विदेश नीति, प्रशासन, रेलवे, डिफेंस आदि ऐसे मुद्रा आदि ऐसे विषय हैं जिस पर जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, विषय हैं, इनसे संबंधित नियम बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र की सरकार होती है उसका काम होता है। इसी तरह जो राज्य की सरकारें होती हैं, जैसे भारत में 29 राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं, तो जो राज्य स्तर के विषय होते हैं जैसे पुलिस का कानून, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, हेल्थ से संबंधित समस्याओं को देखना, उससे संबंधित नियम कानून वगैरह बनाना, कृषि, खेती, मछली, पशुपालन आदि जो लोकल जो राज्य के स्तर के जो विषय हैं, इन पर जो सरकार काम करती है, जो नियम कानून बनाती है, उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और जो ग्रास रूट लेवल पर जो गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम स्थानीय स्तर की सरकारें कहते हैं। भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के दौरान लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज भारत में लगभग 6 लाख के आसपास गांव हैं और जहां लगभग प्रत्येक गांव में पंचायती राज व्यवस्था ग्रासरूट स्तर पर कार्य करती है। पंचायतों का अपना चुनाव व्यवस्था है। वहां पर पंचायतों के भी 3 स्तर हैं। अगर आप इसको आगे अगले किसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। संक्षेप में मैं बता दूं कि जो सबसे निचला स्तर होता है वो है ग्राम सभा, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल होता है या खंड कहते हैं, और उसका जो तीसरा स्तर होता है वह है जिला परिषद। तो लोकल लेवल के गवर्नमेंट के भी 3 अलग अलग पार्ट हैं, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल है कि अब आगे इसमें राष्ट्रपति KPJ अब्दुल कलाम का एक डिस्कशन दिया गया है। उससे पहले हम ये समझ लें कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसका कार्य संवैधानिक तौर पर वह तो देश का मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और राष्ट्रपति भारत में औपचारिक प्रधान है जिनका कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करना होता है। ये संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में है। लेकिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो औपचारिक से कहीं आगे थे। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी जीवनी बचपन में काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है, और अपनी योग्यता, प्रतिभा और अपने परिश्रम के बल पर वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 या 3 से लेकर 7 तक वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान वो काफ़ी एक्टिव रहते थे। बच्चों, युवाओं के बीच जाना, उनसे मिलना, शिक्षा, एजुकेशन पर बात करना, देश के ग्रामीण विकास की बात करना, ये उनके प्रमुख कार्य थे और वो इसको खुलकर चर्चा करते थे। और पेशे से राष्ट्रपति खुद भी एक वैज्ञानिक थे और भारत में अग्नि मिसाइल या मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। लेकिन
हम उनकी चर्चा मिसाइल मैन की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके एक्टिविटी के आधार पर कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपति जो थे वो चाहते तो औपचारिक प्रधान बने रह सके थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वे काफ़ी एक्टिव रहते थे और पूरे देश में युवाओं को इंस्पायर करते रहते थे। उनके बहुत सारे स्टेटमेंट, स्लोगन आप पढ़ेंगे और बुक्स में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक स्लोगन बहुत अच्छा लगा मुझे कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सो कर देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। राष्ट्रपति कलाम का यह कथन युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और ये हमें ये सिखाता है कि अगर हमें पहली बात तो बड़े सपने देखने चाहिए, और जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हमें पूरी निष्ठा और पूरी अपनी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने में लग जाना चाहिए। यही मैसेज इस बुक में राष्ट्रपति के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं भारत में लोकतंत्र के बारे में। भारत जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाले लोग हमारे देश में हैं। लगभग 2024 के डेटा जो कि बुक्स में दिया गया है, और आज 2026 में हम लोग हैं, 2024 के डेटा के अनुसार लगभग 97 करोड़ मतदाता भारत में थे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी वोटिंग आबादी है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये 100 करोड़ पार कर गया होगा। इसे आप लोग अपने इंटरनेट से चेक करके देख लीजिएगा। लेकिन इतनी बड़ी आबादी शासन में भागीदारी स्वयं नहीं देती है। भागीदारी लेने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन या जनता की भागीदारी, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था है। प्रतिनिधि अर्थात जो हम वोटर्स जो भी हैं, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष की आयु हो चुकी है, वह अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो भारत के नागरिक वोट देकर अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यही प्रतिनिधि विधानमंडलों में या संसदों में जाकर बैठते हैं और जो हमारे हित की बात करते हैं, और लोगों अपने अपने क्षेत्र से चुनकर जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का वहाँ डिस्कशन करते हैं। संसद में उन पर चर्चा होती है, बहस होता है, कानून बनते हैं, आदि तमाम जो लोक कल्याण से संबंधित चीज़ें हैं उनका डिस्कशन होता है। इसे संसदीय लोकतंत्र भी कहा जाता है, और यही प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसकी चर्चा इस स्कूल में दी गई है। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छा लगा होगा। बुक्स में लगभग इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी। हमने अपने लेक्चर में सबको शामिल करने का प्रयास किया है। हालांकि एक आधा तो कॉइन छूट गया है, तो उसे आप बुक से एक बार देख के पढ़ लीजिएगा। अगले किसी लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे क्वालिटी के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।